हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सर्किट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सी और आर हैं, इनका हम अलग अलग सर्किट बना करके अलग अलग ईएमएफ और वोल्टेज के बारे में, है ना, ईएमएफ को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, और करंट के बीच के रिलेशन को हम देखना चाहेंगे। तो उसके साइन टर्म्स जो कि हम आपको इससे पहले डिस्कस कर लें, तब हम आपको एल और सी एन आर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। पहला तो जो आप लाएंगे उसमें सबसे की पॉइंट यहाँ पे जो निकलेगा वो आपको करना क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। आफ्टर देन आप जो है फेजर डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो फेजर डायग्राम होता क्या, एक्चुअली फेजर डायग्राम होता क्या है कि ये फेजर डायग्राम shows the relationship between voltages and currents, है ना। फेजर डायग्राम एक प्रकार का ग्राफ प्लॉट करना, किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, एंड इनके बीच में कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम बोलेंगे फेजर। और दिखाना, शो करना, रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। या हम कह सकते हैं कि ए फेजर रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज फंक्शनल इन ए सिनोसॉइडल मैनर, है ना। या हम कह सकते हैं कि फेजर एक ऐसा वे है, तरीका है, जो कि हम सिनोसॉइडल मैनर वे में उसको दिखाना। अब वर्ड आया सिनोसॉइडल। सिनोसॉइडल का मतलब होता है वह फंक्शन जो साइन और कॉस का हो। ठीक है, टैन भी होता है बट यहाँ पे साइन एंड कॉस का, इसी को हम बोलते हैं सिनोसॉइडल वेव या सिनोसॉइडल मैनर। अब बात आती है साइन और कॉस क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि जो आपका सोर्स है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोले या अल्टरनेटिंग करंट बोले, ये दोनों साइन वेव के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू, तो देखो कहीं कहीं यहाँ वी लिखते हैं लोग, है ना, कहीं कहीं वी लिखते हैं, कहीं कहीं ई लिखते हैं। यहाँ पे कर्सिव टाइप बनाया तो एप्सिलॉन पढ़ रहे हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका किसका हो गया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, इसी को वोल्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ए सोर्स अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी किस फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में, इसीलिए कैसा है ये, सिनोसॉइडल वेव। ठीक, इनके जो ग्राफ बनते हैं वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे इसका भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे एक ई नॉट है, यहाँ आई नॉट, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू जो अटेंड करा उसको बोलते हैं आई नॉट, दैट्स कॉल्ड पीक करंट। एंड एप्सिलॉन नॉट ऐसे वोल्टेज में हो गया तो उसको बोलते हैं हम पीक वोल्टेज। ओके, इससे पहले इसमें रिलेशन जो था, हम अपने इससे पहले के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन करके अपलोड किया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन आरएमएस और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन। तो आई आर एम एस मतलब करंट आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, इसको और दिखाएंगे दूसरे वे में, तो 0.70 आई नॉट। एप्सिलॉन आर एम एस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन अंडर रूट 2, 1/√2 को सॉल्व करेंगे 0.707 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक वे हमने बना दिया है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जो शुरुआत होने वाली है आपका यही ईएमएफ से और अल्टरनेटिंग करंट से। ठीक, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट, इन्हीं को हम निकालेंगे, इन्हीं को हम फाइंड आउट करेंगे फॉर आर, फॉर एल एंड सी। आफ्टर देन हम उनके बीच में जो एंगल का डिफरेंस आएगा उसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे उसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। और ये इस तरह का जो हम कहते हैं, तो ये आपका वेव फॉर्म में ग्राफ को प्लॉट करना, तो मेन इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम। जब आप आज इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, एल, सी और आर में वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप जो फाइनल टॉपिक होगा एलसीआर, उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए तो लेते स्टार्ट 1 by 1, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर कैपेसिटेंस। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, एसी सोर्स जो होगा वो सब में वही होगा, है ना। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, सब में सेम होगा। आइए हम देखते हैं प्योर रेजिस्टेंस में एसी सोर्स क्या लिखा, एसी सोर्स क्या ईएमएफ क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर 1। अब किरचॉफ्स रूल अप्लाई करिए, लूप रूल, और क्या होगा, पीडी अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओके, इक्वल टू ईएमएफ ऑफ एसी,
तो V इक्वल टू एप्सिलॉन, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, है ना, इसका करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा V तो आई आर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, आर को नीचे ले आएंगे, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट बाई आर क्या है आई नॉट है ना, करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो आई नॉट। तो आप देखिए क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को देखिए क्या है साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, मीन्स कोई अंतर नहीं आया, इसीलिए क्या है ये सेम फेज में होंगे, है ना। इनका जो फेजर डायग्राम ईएमएफ और करंट के बीच में जो बनना है वो सेम फेज में होंगे। ये हो गया प्योर रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, अपने दिमाग में इसको बैठाइए कि वोल्टेज और करंट इन्हें प्योर रेजिस्टेंस ऑलवेज इन्हें सेम फेज, है ना, सेम फेज में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आइए दूसरा हम लेते हैं प्योर इंडक्टेंस, एल से दिखाते हैं और ऐसे इसका डायग्राम बनता है। ओके, अब इसमें भी वही तरह करेंगे, यहाँ पे सोर्स लेंगे ईएमएफ, उसी तरह किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ जीरो है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है नहीं, इसलिए पोटेंशियल क्रॉस रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, इसलिए आपने जीरो लिखा। और इंडक्टेंस के लॉ क्या मिलेगा एप्सिलॉन माइनस एल डी आई बाई डी टी। एक तरह से समझें आप, जो हम लोग लेंज ला है उसको यहाँ अप्लाई किया गया, क्योंकि वोल्टेज के क्रॉस इंडक्टेंस क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे आप सिंपली ट्रांसफर कर दीजिए, इसके बाद एप्सिलॉन की वैल्यू लिखा एल डी आई बाई डी टी। ओके, एल डी आई बाई, इस तरीके से एल डी आई बाई डी टी लिखा। अब क्या करेंगे, एल को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ओके, उसके बाद डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पे टी टी फंक्शन है इसका, टी का, तो डी टी इस तरफ ले आया। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या हो जाएगा आई, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको बाहर कर लेंगे, साइन का क्या होता है कॉस होता है, माइनस कॉस। हमने बताया था कि अगर ओमेगा टी है तो डिनोमिनेटर में ओमेगा, तो ओमेगा हो गया प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट होता लिमिट लगा होता है ना, ये इनडेफिनिट है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फॉर ए वन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड टाइम कंप्लीट करने में क्या हो जाता है, सोनोसाइडल वेव जीरो हो जाएगा, करंट भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। इस तरीके से सी इक्वल टू क्या आएगा जीरो, तो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह क्या रख दिया जीरो। अब हमारा क्या हो गया ये, अब देखिए ये ओमेगा एल है, आपको इसी प्योर रेजिस्टिव की तरह ही दिखाना है कि एप्सिलॉन नॉट बाई आर, आर नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे ओमेगा एल को क्या लिख दिया गया एक्सएल लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया एक्सएल, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका माइनस है, तो आपने क्या किया कॉस को, क्योंकि हमें मिलाना है किससे, अपने सोर्स से मिलाना है ना, अपने सोर्स से। एसी सोर्स ईएमएफ से साइन में है, ये कॉस में है, इसको भी साइन बनाएंगे तभी हमको मालूम होगा कि दोनों में क्या फेज डिफरेंस है। ओके, तो हमने इसको क्या है चेंज कर दिया, पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस क्या है इसमें इंटर कराएंगे, ठीक, ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ये बन गया। अब आपका क्या हो गया, अब साइन नॉट बाई एक्सएल, एक्सएल किस तरह का है आर की तरह का, इसलिए इसको लिख दिया आपने आई नॉट, ठीक। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए आई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आई नॉट हो गया। यहाँ देखो ओमेगा टी, यहाँ क्या है माइनस पाई बाई टू, तो आपने क्या दिखा करंट लैग्स पाई बाई टू वोल्टेज। अगर करंट को देखा जाए वोल्टेज से क्या है पाई बाई टू, और इन अदर वर्ड से दूसरे शब्द में कह सकते हो कि वोल्टेज अहेड पाई बाई टू करंट। तो हमने इसको इसलिए ऐसे बताया कि आपको याद रहे, है ना, लैग्स जिस पे एल से, एल है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस से याद रखिएगा कि करंट जो है वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे रहता है, पीछे चलता है। लैग्स से याद करिए इंडक्टेंस। अगर आपसे वोल्टेज से कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा वोल्टेज अहेड पाई बाई टू करंट। अब थर्ड एंड फाइनल जो है आपका प्योर क्या है कैपेसिटेंस है, इसमें भी हम वही सोर्स लेंगे और किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे, तो पोटेंशियल अक्रॉस सी, कैपेसिटेंस के अक्रॉस क्या होगा वी होगा, और ईएमएफ आपका ये हो गया, ठीक। अब बात आती है कि आपको फार्मूला मालूम है Q इक्वल टू सी वी, तो Q बाई सी हो गया। करंट की डिफिनीशन क्या होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आपने ये किया, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा। ओके, इसके बाद जो है अब साइन नॉट अपनी जगह है, एक्स्ट्रा जो है हमने क्या कर दिया 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर फिर चला जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया 1 बाई ओमेगा सी, जैसे हमने यहाँ पे किया था ओमेगा एल को क्या लिखा था एक्सएल, ऐसे 1 बाई ओमेगा सी क्या लिखेंगे एक्सी। ओके, तो फिर ये आपका हो गया क्या एप्सिलॉन नॉट बाई आर टाइप का, तो यहाँ क्या लिख देंगे आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये काम बचा हुआ है, ये कॉस में है, सोर्स हमारा साइन में है, इसको भी कॉस बनाना होगा। आपको मालूम है साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आपका कॉस थीटा फिर इसी तरह हो जाएगा, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, अब दोनों को मिलाइए, ये ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब क्या हो गया करंट, करंट क्या है अहेड पाई बाई टू वोल्टेज, है ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा कि एक एल वाला याद है आपको, एल क्या है लैग्स, है ना, करंट लैग्स पाई बाई टू वोल्टेज,
और जबकि इसमें क्या है, इसका उल्टा कर दीजिएगा, करेंट अहेड π/2 वोल्टेज। ठीक, फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। हमने जो अभी आपको दिखाया करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। अब उनको हम ग्राफ एज वेल एज फेजर डायग्राम शो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पहला आपने देखा था ना कि वहाँ पे वोल्टेज जो ईएमएफ जो आया था वो एप्सिलॉन, सभी का ईएमएफ सेम रहेगा, है ना। करंट जो देखो यहाँ पे सेम ओमेगा टी सेम फेज में, इसीलिए ग्राफ देखिए आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों और साथ साथ चल रहे हैं। ये क्या है, ग्राफ ऑफ ईएमएफ एंड आई वर्सेस ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ग्राफ है। ये देखो फेजर डायग्राम है ना। ये आपने दिखाया ईएमएफ और कोई इनके फेज एंगल का अंतर नहीं आया, इसलिए करंट भी सीखेगा। और ये जो वाई सिस्टम दिखा रहे हैं उसका क्या दिखा रहे हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे आप देखते हैं जो आया था वो रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट ओम है। सेकंड जो उसमें क्या था, π/2 माइनस दिख रहा है इससे, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, करंट लैग्स π/2 वोल्टेज, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि वोल्टेज अहेड π/2 करंट। इसका ग्राफ देखिए, ये स्टार्ट आपका ओरिजिन से ही है। ठीक है, ये ओरिजिन से ही है और जो है ये देखिए π/2 का नीचे से पीछे से चल रहा है करंट, इसका पीक वैल्यू I0 एप्सिलॉन। ये ग्राफ हो गया। ये फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में देखिए क्या है, वोल्टेज अपनी जगह ओमेगा टी इससे एक्सिस से, बट यहाँ देखो क्या इनके बीच में π/2 का अंतर डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से फेजर डायग्राम और इंडक्टिव फेज हो गया। ठीक है, लास्ट जो है प्योर कैपेसिटेंस के लिए आपने देखा था, उसमें क्या था, π/2 ज़्यादा ऐड, किसी को आप अहेड बोल रहे हैं। ठीक, तो करंट अहेड π/2 वोल्टेज, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं वोल्टेज लैग्स π/2 करंट। ओके, इसका ग्राफ देखिए, ये ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है बट करंट क्या है, π/2 आगे चल रही है ग्राफ में। ऐसे यहाँ पे भी देखिए क्या है, करंट जो है π/2 आगे चल रहा है। तो दिस इज द ग्राफ एज वेल एज फेजर डायग्राम। अब बात आती है यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमने वहाँ पे एक्सेल लिया था ओमेगा के प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है वैसे ये यहाँ पे, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब आती है कि एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, तो 2πfl। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब आप देखेंगे फॉर एसी के लिए एक्सेल प्रोपोर्शनल टू एफ, और फॉर डीसी के लिए एफ 0, फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सेल इक्वल टू 0। इस तरीके से देखा है, ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक्सेल और एफ में स्लोप ऑफ स्टेट लाइन मिलेगा है कि जो प्योर इंडक्टिव होगा सर्किट वो डीसी को अलाउ करेगा बट एसी को क्या करेगा, ऑफर्ड करेगा, रोकेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आइए, जो हमने लिखा था 1/ωc को क्या लिखा था, XC, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो 2-4-10 बार बोलिएगा, जबान पे आपका बैठ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यूनिट इसका भी हो, इसका भी हो। अब आप आइए XC इक्वल टू, तो ओमेगा क्या, 2π इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, और यहाँ पे डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, XC इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीसी, देखो ग्राफ क्या बना, इस तरह ग्राफ बनेगा। अब डीसी इनफाइनाइट जब रेजिस्टेंस हो जा रहा है तो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को क्या करेगा, अलाउ करेगा। चलिए बच्चों, आपको हमने जो प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस है उसका जो है हमने डेरिवेशन एज वेल एज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, आफ्टर देन ग्राफ, फेजर डायग्राम, और जो है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका ग्राफ, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में सब आपको अच्छे से बता दिया है। आप लोगों के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और अपने लोगों को बताएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनील। थैंक्स।